हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायो कैटलिस्ट। तो पिछले दो वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने क्या क्या देखा है, तो उसकी डेफिनेशन देखा है जो होती है, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं। उसके फंक्शंस में हमने देखा था कि वो एनर्जी का सोर्स है। फैट और अमीनो एसिड हम उससे बना सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी वो प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन में देखा था मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल रैफिनोज और स्टैकाइलोज। और पॉलीसैकेराइड्स में हमने देखा था होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स। उसके बाद हमने क्या देखा कि इपीमर्स क्या होते हैं। इपीमर्स मतलब सिर्फ एक कार्बन पे स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। उसके बाद हमने देखा कि डी और एल आइसोमर्स क्या होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मॉलिक्यूल मानकर हम बाकी मॉलिक्यूल्स को कैसे डी और एल असाइन करते हैं, ये सारा हमने देख लिया था। फिर हमने ग्लूकोज के बारे में स्टडी किया। ग्लूकोज के बारे में हेमी एसिडल रिंग कैसे फॉर्म होती है, अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ रखी है। ओके, तो हम मोनोसैकेराइड्स को आज कंटिन्यू करते हुए उसकी कुछ रिएक्शन है जो सिर्फ मोनोसैकेराइड देता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है एक कार्बन से उठाने का और दूसरे कार्बन पे शिफ्ट करने का, और वो डबल बॉन्ड जो है वो उन दोनों के बीच में लाने का। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन टू गेट इन डायोल इज कॉल्ड एज टॉटोमराइजेशन। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखा है। यह क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। आर हमने क्या लिखा है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, इसलिए आर लिख दिया है हमने वहां पे। यहाँ पे हमने एच को क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये डबल बॉन्ड इधर लाया। ये देखो, एच यहाँ पे जाके ओ एच बन गया और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। और क्या बन गया, इन, यानी कि इधर डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पे था नहीं था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, इसलिए इन बन गया, और दो ओ एच आए इसलिए डायोल बन गया। ओके, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से हमने कंपाउंड का नेम चेंज हो गया, इन डायल बन गया। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनमें क्यों होती है मोनोसैकेराइड्स में, क्योंकि उनमें एक फ्री अल्डिहाइड और एक फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर वही हम डाइसैकेराइड्स में देखेंगे तो वहां पे भी दो टाइप आ जाती है, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग में फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, इसलिए वो नहीं दिखा सकता ये प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जरूरी क्या है कि उसमें एक फ्री अल्डिहाइड ग्रुप और एक फ्री कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ओके, इसी वजह से सिर्फ वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा सकता है। अगर हमें पता करना होगा कि वो शुगर्स रिड्यूसिंग है या नहीं, तो हम कुछ टेस्ट करते हैं जिनके नाम है, एक है बेनेडिक्ट टेस्ट, एक है फेलिंग्स टेस्ट और एक है बारफोइड्स टेस्ट। बार में जाके फूड खाना नहीं, बारफोइड्स। ओके, बारफोइड्स टेस्ट कौन से है, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और बारफोइड्स टेस्ट, BFB। ओके, क्लियर है। बाद में ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो अल्कलाइन मीडियम में ज्यादा इफेक्टिवली दिखाता है, इसलिए अगर तुम्हें ये टेस्ट करने होंगे तो मीडियम अल्कलाइन रखना चाहिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है, देखो रिड्यूसिंग में हमने क्या क्या देखना है, एक रिडक्शन देखना है, एक ऑक्सीडेशन देखना है। ऑक्सीडेशन में हमने क्या दिखा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, हमें दो चीजें मिलती है, एक मिलता है ग्लूकोरोनिक एसिड और एक मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। जनरली हम उसे सिमिलर समझ बैठते हैं, लेकिन वो सिमिलर नहीं होता है। अगर हम ग्लूकोज में जो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, या अगर उसे हमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और जो टर्मिनल OH ग्रुप है अगर उसे ऑक्सीडाइज किया तो हमें मिलेगा ग्लूकोरोनिक एसिड। क्लियर है डिफरेंस। उसके बाद रिडक्शन हमने मैनोज का रिडक्शन किया। मैनोज में जो अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा हम क्या करेंगे, उसे OH तक लाएंगे और मतलब रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन होने के बाद क्या मिल जाएगा, मैनिटॉल। और ये मैनिटॉल का यूज क्या होता है, तो ये ICT यानी कि इंट्राक्रैनियल टेंशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये रिड्यूस किस मैकेनिज्म से करता है, तो ये क्या करता है, जो डायूरेसिस होता है मतलब यूरिनेशन होता है ना, उसे फ्रीक्वेंट करा देता है, मतलब फोर्सफुली उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करा देता है, जिससे हमारा इंट्राक्रैनियल टेंशन जो बढ़ गया है वो कम हो जाता है। ये यूज है किसका, मैनोज का। ओके, क्लियर है। मैनोज से मैनिटॉल जो बना है उसका। नेक्स्ट है ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है। ओसाजोन फॉर्मेशन करने में क्या होता है, एक फिनिल हाइड्राजिन होता है। फिनिल हाइड्राजिन जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उस OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोहाइड्राजोन बना देता है।
फिर एक बार दूसरा फिनिल हाइड्रोजन दूसरे वाले OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और वो ग्लूकोसाजोन बना देता है। मतलब जो ग्लूकोज में C1 और C2 है, इन दो कार्बन के साथ फिनिल हाइड्रोजन रिएक्ट करके ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना देता है। ओके, मतलब पहला फिनिल हाइड्रोजन ने अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया और ग्लूकोहाइड्रोजन बना दिया, दूसरे इसने OH के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोसाजोन बना दिया। ओके, मतलब ओसाजोन बन गया हमारा। नेक्स्ट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज हमने देखा था। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या है, फंक्शनल आइसोमर से ही है, देखा था ना। C6 में एक अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड वाला ग्लूकोज था मतलब अल्डोहेक्सोज, और ये कीटोहेक्सोज, मतलब सिर्फ C1 पे ये डिफरेंट रहेंगे। और हमने क्या देखा है ग्लूकोज और मैनोज में कि ग्लूकोज और मैनोज C2 इपीमर से, मतलब सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज हो गए। ओके, क्लियर है। मतलब ये तीनों सिर्फ C1 और C2 पे डिफर कर रहे हैं। और C1 और C2 में क्या हुआ है, ये फिनिल हाइड्रोजन ने जो कुछ वहां पे ग्रुप्स प्रेजेंट थे वो अल्टर कर दिए, मतलब C1 और C2 पे जो डिफरेंस था वो मास्क हो गया, और इसके वजह से इन तीनों में सेम टाइप का ओसाजोन फॉर्म होता है। ओके, जिसका शेप कौन सा होता है, नीडल शेप। इस पे MCQ आने के चांसेस होते हैं, याद रखना चाहिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है, अब हमने क्या बोला था कि कुछ रिड्यूसिंग डाइसैकराइड होते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड होते हैं। रिड्यूसिंग डाइसैकराइड मतलब क्या, जिनमें फ्री OH ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। उसके एग्जांपल होते हैं माल्टोज और लैक्टोज। ये भी फिर ओसाजोन फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी दिखाता है। तो माल्टोज का कौन से शेप का ओसाजोन बनता है, सनफ्लावर शेप का। इनका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज का कौन सा था, नीडल शेप। माल्टोज का सनफ्लावर शेप और लैक्टोज का पफ शेप। ओके, क्लियर है। कैसा बना ओसाजोन समझ आया, फिनिल हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन हुई समझ आया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स फॉर्मेशन। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, इनमें जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल बना के दिखाया था मैंने ग्लूकोज में, उसमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है दूसरे OH ग्रुप के साथ जो कि एनी अदर कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब उन दो OH ग्रुप के साथ रिएक्शन होने के बाद ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। उनके एग्जाम्पल है ग्लूकोवैनिलिन। ग्लूकोवैनिलिन क्या होता है, तो जो वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम होती है उसमें वैनिला एसेंस डालने का काम ग्लूकोवैनिलिन का रहता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एंटीबायोटिक के पता है। एंटीबायोटिक मतलब क्या, अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ मतलब हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अगेंस्ट। ओके, तो ये क्या करता है, टीबी में जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके अगेंस्ट काम करता है। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, स्टीरॉइड है। ये क्या करता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। ओके, क्लियर है। मतलब अब तक हमने क्या देखा, मोनोसैक्राइड्स कंप्लीट कर दिया हमने। मोनोसैक्राइड्स में हमने क्या क्या देखा, मोनोसैक्राइड्स में हमने देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूकोज इपिमराइजेशन वगैरह क्या दिखाता है, उसके डिफरेंट इपिमर्स क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है, उस कौन से रिएक्शंस दिखाता है। ये सारी चीजें हमने मोनोसैक्राइड्स के बारे में पढ़ ली है। अब हमें पढ़ना है डाइसैक्राइड्स। ओके, डाइसैक्राइड्स होने के बाद पॉलीसैक्राइड्स, तो फिर हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएगा, फिर हम मेटाबॉलिज्म की ओर मूव कर सकते हैं। ओके, इसलिए अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड्स में मैंने क्या बता रखा है कि ओलिगोसैकराइड्स का एक एग्जांपल है जिसमें दो मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट है। ओके, अब ये दो मोनोसैकराइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये दो टाइप के, एक है रिड्यूसिंग, एक है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ओसाजोन फॉर्मेशन है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा सकता है। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं दिखा सकता है। उसका एग्जांपल है सुक्रोज और त्रिहेलोज। ओके, क्लियर। देखो ऐसे याद रखो, रेड वाइन अगर फ्री में मिलने लगी तो ml में छोड़कर लीटर में पीने लगोगे। ओके, रिड्यूसिंग शुगर, फ्री, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और माल्टोज और लैक्टोज उसके एग्जांपल्स। क्लियर है, डन। उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग के अपने आप लक्षण याद रहेंगे, ST, सुक्रोज और त्रिहेलोज। नेक्स्ट अब इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे और हमारा डाइसैकराइड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले माल्टोज। अब इन चीजों में सब कुछ कॉमन है, बस तुम्हें याद क्या रखना है कि इनमें अब डाइसैकराइड है मतलब दो रिपीटिंग यूनिट है, तो ये दो रिपीटिंग यूनिट कौन से हैं, वो कौन से बॉन्ड से अटैच हुए हैं, और फिर डाइजेशन के लिए उसमें कौन सा एंजाइम लगेगा और कोई स्पेशल यूज होगा तो।
ओके क्लियर है, बस यही चीज़ें हमें इन सारे के बारे में देखनी है, तो हम डाइसैकेराइड के साथ डन हो जाएंगे। तो माल्टोज, अब ऐसा याद रखो यम यल, और इसमें क्या है यम अल्फा अल्फा है और यल बीटा बीटा है, तो फिर सुक्रोज क्या रहेगा अल्फा बीटा। क्लियर, माल्टोज अल्फा अल्फा, लैक्टोज बीटा बीटा, सुक्रोज अल्फा बीटा। इसमें भी जो माल्टोज है इसमें दोनों ग्लूकोज होते हैं डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन लैक्टोज किससे बना होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज, तो इसमें क्या हो जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर, और सुक्रोज किससे बना होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। डन, मतलब कौन से रिपीटिंग यूनिट से समझ आया। बाद में ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों अल्फा 1,4 से लिंक्ड होते हैं। ओके, बाद में लैक्टोज, लैक्टोज में बीटा बीटा है तो बीटा 1,4 से लिंक हो गए। ओके, और इसमें अल्फा बीटा है तो अल्फा 1 बीटा 2। अल्फा किसका है ग्लूकोज का, बीटा किसका है फ्रुक्टोज का, मतलब C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो शुगर्स जिस बॉन्ड से लिंक होती है उस बॉन्ड्स को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके क्लियर, तो माल्टोज में हमने क्या देखा यम यल अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा में क्या है दो अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है जो अल्फा 1,4 लिंकेज से ज्वाइन है। अब इसको तोड़ने के लिए माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम लगेगा या डाइल्यूट एसिड लगेगा, क्या देगा दो अल्फा डी ग्लूकोज देगा। आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज मतलब क्या स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है कि दोनों ही ग्लूकोज है, बस लिंकेज चेंज हुआ, अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है। ओके, ये हो गया आइसोमाल्टोज। फिर आता है सुक्रोज, सुक्रोज में क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज C2 कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। बाद में इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज नाम के एक कंसेप्ट है, वो क्या चीज है देखो, हमने डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी ये सारा सीखा था कि प्लेन पोलराइज लाइट पास करने के बाद क्या होता है कि जिस साइड में लाइट बेंड होगी उस टाइप का रोटेशन दिखाएगा। ओके, तो जब हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज पे से अगर हमने लाइट पास की तो क्या होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड के जैसे बिहेव करता है, राइट साइड को लाइट को रोटेट करता है, मतलब प्लस 66.5 डिग्री। लेकिन जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे पानी में डालेंगे तो क्या होगा वही सुक्रोज अब लाइट को अपोजिट साइड में बेंड करेगा, मतलब लेफ्ट साइड में बेंड करेगा -28.2 डिग्री। इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ओके क्लियर है, डन। नेक्स्ट, सुक्रोज के लिए सुक्रेज नाम का एंजाइम लगता है जो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ये नोट देखो, सुक्रोज के जैसा ही सुक्रालोज नाम का एक आर्टिफिशियल कंपाउंड बना रखा है हमने, जो क्या होता है मतलब हमने क्लोरिनेशन कर दिया बस सुक्रोज का, ट्राइक्लोरो सुक्रोज मतलब ही सुक्रालोज है। ये क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सुक्रोज से 500 टाइम्स ज्यादा स्वीट है। ओके क्लियर है, डन। नेक्स्ट है लैक्टोज, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं जिसमें बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, बीटा 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 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है, उसमें लैक्टेज नाम का एंजाइम उसे ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है लैक्टुलोज, जैसा सुक्रोज था सुक्रोज का सुक्रालोज वैसे लैक्टोज का लैक्टुलोज, लैक्टुलोज भी एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड है जो अब ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का बना था, ये गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज का बनेगा और ये हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मतलब एज सच लैक्टुलोज का एनर्जी में कोई रोल नहीं है क्योंकि ये ना डाइजेस्ट होता है ना ही एब्जॉर्ब होता है। तो हम क्या करते हैं, ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में लैक्टुलोज अमोनिया को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देता है और अमोनियम आयंस इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और ना होने की वजह से जो हमारी हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हुई है हम उसको ट्रीट कर पाते हैं। ओके, ये है डाइसैकेराइड का यूज। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। अगर कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप हमको बता सकते हैं।